हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे क्लास 12 का सैम्पल क्वेश्चन पेपर। मेरा ये सजेशन है कि पहले आप क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर ले, जो हमने यहाँ पे नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन साथ साथ में पढ़ते पढ़ते साथ साथ में आप आंसर्स जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास 12 का सैम्पल पेपर। फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। If Kritika, a partner in the firm, withdrew regularly 2000 in the middle of every month for 6 months ending 31st March 24 and interest on drawings charged is 240, the rate of interest on drawings will be. Okay. अब यहाँ पे 2000 पर मंथ मिडल ऑफ एवरी मंथ विड्रॉ किया है। बस इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि पूरे साल विड्रॉ नहीं किया है, सिर्फ 6 मंथ्स ईयर एंडिंग 31st मार्च 24 विड्रॉ किया है। दैट मीन्स अपना साल शुरू हो रहा है 1 अप्रैल, खत्म हो रहा है 31 मार्च। मार्च के पहले 6 महीने से हम विड्रॉ कर रहे हैं। सो अक्टूबर से विड्रॉइंग शुरू हुआ एंड बिकॉज मिडल ऑफ द मंथ विड्रॉ हो रहा है तो 15 अक्टूबर को सबसे पहला ड्रॉइंग्स होगा। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब और फिर मार्च में लास्ट ड्रॉइंग 15 मार्च। अब यहाँ पे कितने मंथ्स के लिए इंटरेस्ट लगाना चाहिए उसके लिए हमने फॉर्मूला डिस्कस किया है फंडामेंटल्स के वीडियो में। मंथ्स रिमेनिंग आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस मंथ्स रिमेनिंग आफ्टर लास्ट ड्राइंग अपॉन 2। सो 15 अक्टूबर को सबसे पहला ड्राइंग है। इसके बाद 5.5 मंथ्स बचते हैं अब टिल ईयर एंड, प्लस लास्ट ड्राइंग 15 मार्च को है, इसके बाद सिर्फ हाफ अ मंथ बचता है अपॉन 2। सो अकॉर्डिंगली 3 मंथ्स का इंटरेस्ट लगेगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन में बोला है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का अमाउंट आ रहा है 240 रुपीज एंड ड्राइंग्स है 2000 पर मंथ। 6 मंथ्स के लिए विड्रॉ किया इसलिए 12,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट पता नहीं बट मंथ्स है 3 मंथ्स। रेट ऑफ इंटरेस्ट x अपॉन 100। अब x की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए 240 इंटू 12 इंटू 100 अपॉन 12,000 इंटू 3। सो ये आंसर हो जाएगा 8%। सो यहाँ पे ऑप्शन है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2000 shares of Shiva of 10 each issued at 40% premium were forfeited for non-payment of allotment money 7 including premium and first and final call ₹3. Share forfeiture account will be credited with. अब शेयर फॉरफिट करते टाइम फॉरफीचर अकाउंट में क्रेडिट में वो अमाउंट आता है जो शेयर होल्डर ने ऑलरेडी पे कर दिया है। यहाँ पे शेयर होल्डर ने नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट 7 बट 7 रुपीज में प्रीमियम इंक्लूडेड है 4, तो उसमें कैपिटल कंपोनेंट 3 रुपीज है एंड फर्स्ट कॉल 3। सो 3 + 3 शेयर होल्डर ने 6 रुपीज पे नहीं किया है, उसका मतलब शेयर होल्डर ने 4 रुपीज पे कर दिया एंड हम फॉरफिट कर रहे हैं 2000 शेयर्स। सो 2000 शेयर्स इंटू 4 रुपीज ईच, आंसर हो जाएगा 8000। सो ऑप्शन है सी। नेक्स्ट उसका ऑप्शनल क्वेश्चन, न्यू एज forfeited 1000 shares of 10 each fully paid up on which 5 per share including 1 premium was received. It later reissued these shares at a discount. Maximum discount which the company can give on reissue would be. अब रीइश्यू करते टाइम मैक्सिमम डिस्काउंट हम कितना दे सकते हैं? तो फॉरफिट करते टाइम जितना शेयर फॉरफीचर अकाउंट में क्रेडिट हुआ है या जितना गेन हुआ है उतना ही हम डिस्काउंट दे सकते हैं। अब गेन कितना हुआ है तो उसके लिए पता करना है कि शेयर होल्डर ने कितना पे किया है। सो यहाँ पे शेयर्स आर फुल्ली कॉल्ड अप ऑन विच 5 पर शेयर इंक्लूडिंग 1 प्रीमियम वाज रिसीव्ड। सो 5 में से प्रीमियम हटा के बेसिकली हमको 4 रुपीज रिसीव हुआ है, यही हमारा गेन है और यही रीइश्यू के टाइम हम डिस्काउंट दे सकते हैं। तो सेकंड के ऑप्शन का आंसर हो जाएगा 4 रुपीज
जो है ऑप्शन वापस सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following items are added to previous year profit for finding normal profit for valuation of goodwill? अब गुडविल वैल्यूएशन के लिए जो भी हम प्रॉफिट्स यूज करते हैं वो कंपनी के या फर्म के डे टू डे या नॉर्मल प्रॉफिट्स होने चाहिए। अगर उसमें कुछ भी एबनॉर्मल एक्सपेंस या एबनॉर्मल इनकम इंक्लूड हुआ है तो उसको एक्सक्लूड करना पड़ता है। तो एबनॉर्मल एक्सपेंस को एक्सक्लूड करने के लिए हम उसको ऐड करते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन में वही पूछा है क्या क्या ऐड होगा। तो लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड असेट, लॉस ड्यू टू फायर, अर्थक्वेक, ये दोनों भी जो है एबनॉर्मल लॉस है, ये दोनों ऐड होंगे। एंड अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, गलती से हमने क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू कम लिख दिया है, ये भी एक एबनॉर्मल ट्रांजैक्शन है, इसको जब बढ़ाएंगे, क्लोजिंग स्टॉक रिकॉर्ड होता है ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड में, क्रेडिट मतलब इनकम, तो अगर क्रेडिट साइड बढ़ रहा है तो प्रॉफिट भी ऑब्वियसली बढ़ेगा। सो अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक भी ऐड होगा। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा डी, ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन, कंप्यूटर ऑफ बुक वैल्यू 1 lakh and patent of book value 30 have been transferred to realization. If nothing is mentioned about the realization of these assets, they will be realized at. अब रियलाइजेशन या डिसोल्यूशन ऑफ फर्म में जब भी एसेट्स रियलाइज का क्वेश्चन पूछा हो तो एसेट्स को टेंजिबल एंड इनटेंजिबल में क्लासिफाई करना है। टेंजिबल एसेट्स के बारे में अगर कुछ इंफॉर्मेशन न दिया हो कि कितने में रियलाइज हुआ है, फिर भी उसको जो बुक वैल्यू है उतने में सेल करना है। जबकि अगर इनटेंजिबल एसेट का कुछ इंफॉर्मेशन न दिया हो तो उसमें कुछ भी रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं है। सो यहाँ के क्वेश्चन में कंप्यूटर एक टेंजिबल एसेट है 1 लाख, उसका कुछ इंफॉर्मेशन नहीं दिया है तो 1 लाख पूरा रियलाइज होगा। बट पेटेंट जो है वो एक इनटेंजिबल एसेट है 30,000, उसका अगर कुछ इंफॉर्मेशन नहीं दिया है तो वो रियलाइज नहीं होगा। तो यहाँ पे सिर्फ कंप्यूटर 1 लाख रुपीज रियलाइज हो जाएगा। सो आंसर हो जाएगा बी। फोर्थ का ऑप्शनल क्वेश्चन, एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म बैंक ओवरड्राफ्ट इज ट्रांसफर्ड टू। अब बैंक ओवरड्राफ्ट एक आउटसाइड लायबिलिटी है, ये डिसोल्यूशन के क्रेडिट साइड में ट्रांसफर होता है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑप्शनल क्वेश्चन का सी, क्रेडिट साइड ऑफ रियलाइजेशन। नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन, X and Y are partners 2:1 ratio, their capital 6 lakh 4 lakh, interest on capital is allowed at 9% per annum, firm earned a profit of 60,000 for the year ended, interest on capital will be। अब यहाँ पे अगर कैपिटल्स देखे 6 + 4 10 लाख का कैपिटल है, इस पे 9% रेट ऑफ इंटरेस्ट 90,000 हो जाएगा, बट हमारे पास प्रॉफिट्स अवेलेबल है सिर्फ 60,000। तो जब भी सफिशिएंट प्रॉफिट्स अवेलेबल ना हो इंटरेस्ट पे करने के लिए, तो जितने प्रॉफिट अवेलेबल है उसको कैपिटल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। तो यहाँ पे फिफ्थ क्वेश्चन, प्रॉफिट्स हमारे पास अवेलेबल है 60,000 और इसको कैपिटल रेशियो में जब एलोकेट करोगे 6:4 या फिर 3:2 के रेशियो में एलोकेट होगा। एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इसको अगर 3:2 में एलोकेट करोगे तो ये हो जाएगा 36 एंड 24। तो यहाँ पे आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, A and B are partners in a firm, they admitted C for 1/5 share in profits, C brings 1,50,000 as capital, the value of total assets of the firm 550 and outside liability 70,000, C share of hidden goodwill will be। अब हिडन गुडविल कैलकुलेट करने का टेक्निक समझते हैं। हिडन गुडविल कैलकुलेट करने के लिए बेसिकली हमको पूरे फर्म का टोटल कैपिटल 2 बार कैलकुलेट करना होता है। एक बार कैलकुलेट करेंगे सारे पार्टनर्स का कैपिटल ऐड करके, दूसरी बार कैलकुलेट करेंगे सिर्फ न्यू पार्टनर का कैपिटल यूज करके। तो यहाँ पे न्यू पार्टनर का कैपिटल दिया है, सीज कैपिटल 1,50,000 जो वो लेके आ रहा है, एंड A एंड B जो ओल्ड पार्टनर्स है उनके टोटल एसेट्स 550 है, लायबिलिटी 70,000 है। सो A एंड B's कैपिटल इज 5,50,000 माइनस 70,000 जो हो जाता है 4 लाख
80,000. So total capital of firm हो गया 6,30,000. सेकेंड मेथड, न्यू पार्टनर के शेयर के बेसिस पे टोटल कैपिटल निकालना है. तो 1/5 शेयर के लिए न्यू पार्टनर 1,50,000 कैपिटल लाया है. तो टोटल कैपिटल ऑफ द होल फर्म विल बी x, क्रॉस मल्टीप्लाई करके टोटल कैपिटल आ जाएगा 7,50,000. सो एक मेथड से आया 630, दूसरे मेथड से 750. इन दोनों का डिफरेंस हमारा गुडविल हो जाएगा. तो 7,50,000 माइनस 6,30,000, सो गुडविल का वैल्यू हो गया 1,20,000. अब ये पूरे फर्म का गुडविल है और यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा है सी शेयर ऑफ गुडविल. तो सी का गुडविल 1,20,000 इंटू 1/5, ये हो जाएगा 24. तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा डी. नेक्स्ट 7th क्वेश्चन. X Limited forfeited 1,000 shares of 10 each for non-payment of final call 3. After reissue of 600 of these shares, 3,000 is transferred to capital reserve. Shares were reissued for. सबसे पहले 1,000 shares forfeit किए and non-payment of 3 rupees, मतलब शेयर होल्डर ने 10 में से 3 रुपीज पे अगर नहीं किया है तो 7 रुपीज पे कर दिए. अब 7 रुपीज अपना गेन हो गया. 600 शेयर्स रीइश्यू होने पे 3,000 कैपिटल रिजर्व है. तो पर शेयर 3,000 रुपीज टोटल कैपिटल रिजर्व ऑन 600 शेयर्स, तो पर शेयर 5 रुपीज का कैपिटल रिजर्व होता है. हमने फॉरफीचर के टाइम देखा शेयर होल्डर ने 7 रुपीज पे कर दिया है, मतलब 7 रुपीज कंपनी का गेन है, बट कैपिटल रिजर्व में सिर्फ 5 रुपीज पर शेयर है, मतलब री इश्यू के टाइम 2 रुपीज का लॉस हुआ है. अब 2 रुपीज का अगर लॉस होता है री इश्यू के टाइम, तो 10 रुपीज का शेयर 10 माइनस 2 8 रुपीज में री इश्यू होगा. एंड 600 शेयर्स अगर 8 रुपीज में री इश्यू हो रहे हैं तो टोटल री इश्यू प्राइस हो जाएगा 4,800, जो है ऑप्शन बी. उसका ऑप्शनल क्वेश्चन. Transfer to general reserve is shown in P&L appropriation account. Reserves are a charge against the profit. अब P&L appropriation में transfer to reserves हम show करते हैं, but that is because transfer to reserve एक appropriation है, not a charge against profit. Charge against profit का मतलब होता है वो एक expense है, तो reserves create करना अपने लिए expense नहीं है. तो यहाँ पे assertion है वो true है कि reserves P&L appropriation में आते हैं, बट वो चार्ज नहीं हो सकता, वो एक अप्रोप्रिएशन है, तो रीजन इज फॉल्स. सो ऑप्शन हो जाएगा असर्शन इज करेक्ट, रीजन इज फॉल्स, तो ऑप्शन ए. नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8. A, B and C are partners. At the time of C's retirement, A takes over furniture of 50,000 at 40,000. Choose the correct entry. अब फर्नीचर की ओरिजिनल वैल्यू 50,000 है, बट पार्टनर उसको लेके जा रहा है 40,000 में, मतलब 10,000 का लॉस हुआ है. ये रिवैल्यूएशन के डेबिट में रिकॉर्ड होगा. बाकी का जो 40,000 एसेट बचता है वो कैपिटल अकाउंट के डेबिट में चला जाएगा. सो इसका जर्नल एंट्री रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 10,000 आना चाहिए. देन ए इज टेकिंग ओवर, सो ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट 40,000 टू फर्नीचर टोटल 50,000. तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन डेबिट एज कैपिटल 40, डेबिट रिवैल्यूएशन 10 एंड क्रेडिट फर्नीचर 50,000, ये हो जाएगा ऑप्शन डी. देन 9th and 10th क्वेश्चन के पहले का पैसेज पढ़ते हैं. Harshit, Krishna and Rahul are partners. Their capitals on 1st April 5 lakh, 4 lakh, 1 lakh. As per partnership deed, partners are entitled to interest on capital 6% and interest on drawings 8%. During the year, Harshit withdrew 1 lakh from his capital and drawings of Krishna and Rahul were 30,000 each. Net profit for the year. क्वेश्चन 9 में सबसे पहले पूछा है डिविजिबल प्रॉफिट क्रेडिटेड टू हर्षित्स कैपिटल. अब डिविजिबल प्रॉफिट का मतलब होता है P&L अप्रोप्रिएशन का लास्ट का बैलेंसिंग फिगर. देन 10th क्वेश्चन में बैलेंस ऑफ राहुल्स कैपिटल अकाउंट भी पूछा है. सो कैपिटल अकाउंट का भी लास्ट का अमाउंट पूछा है. दोनों भी कैलकुलेट करने के लिए हम पूरा अकाउंट भी बना सकते हैं, बट सिर्फ 1 मार्क के लिए पूरा अकाउंट बनाना बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है.
तो हम शॉर्ट में वर्किंग नोट बनाएंगे। तो सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे डिविजिबल प्रॉफिट। उसके लिए हमारे पास नेट प्रॉफिट क्वेश्चन में दिया है जो है 4,17,600। इसमें से सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज होगा, सो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब 3 पार्टनर्स है जिसमें से एक पार्टनर ने कैपिटल विड्रॉ किया है। हर्षित विड्रू 1 लाख फ्रॉम हिज कैपिटल ऑन 1 अक्टूबर। उसका मतलब हर्षित का जो ओरिजिनल कैपिटल है 5 लाख, पहले 6 मंथ्स तक 5 लाख ही रहा, फिर उसने 1 लाख विड्रॉ कर लिया और बाकी के 6 मंथ सिर्फ 4 लाख था। सो हर्षित का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने के लिए 5 लाख रुपीज पे एट द रेट 6% हम 6 मंथ्स का इंटरेस्ट निकालेंगे। फिर उसने 1 अक्टूबर को 1 लाख विड्रॉ कर लिया, देन 4 लाख रुपीज पे 6% पर एनम 6 मंथ्स का निकालेंगे। सो 5 लाख का 6% फॉर 6 मंथ्स इज 15,000 and 4 lakh का 6% for 6 months is 12,000. So total हर्षित का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो जाएगा 27. देन बाकी दोनों पार्टनर्स ने कुछ भी कैपिटल विड्रॉ नहीं किया है तो उनके पूरे कैपिटल्स पे होगा। सो राहुल के कैपिटल पे 4 लाख इंटू 6% 24 एंड कृष्णा, सॉरी दिस वाज कृष्णा, एंड राहुल के कैपिटल पे 1 लाख into 6% 6,000. So 57,000 माइनस करना है हमको फ्रॉम द नेट प्रॉफिट। सो यहाँ से 57 माइनस करेंगे तो बचेगा 3,60,600। देन इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स ऐड होता है। अब ड्रॉइंग्स ऑफ कृष्णा एंड राहुल ड्यूरिंग द ईयर अमाउंटेड टू 30,000 ईच। सो प्लस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, बिकॉज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग रिकॉर्ड होता है क्रेडिट साइड में। अब यहाँ पे 2 पार्टनर्स कृष्णा एंड राहुल दोनों ने विड्रॉ किया है। दोनों के ड्रॉइंग्स 30,000 है इंटू 8%, एंड बिकॉज ड्रॉइंग्स का कोई डेट नहीं दिया है इसलिए हम लोग ये इंटरेस्ट सिर्फ 6 मंथ्स के लिए चार्ज करेंगे। सो 1200 रुपीज 1200, तो इसमें 2,400 ऐड हो जाएगा तो ये हो जाएगा 3,63,000। सो ये है हमारा डिविजिबल प्रॉफिट। अब डिविजिबल प्रॉफिट क्रेडिटेड टू हर्षित कैपिटल पूछा है, मतलब सिर्फ हर्षित का शेयर पूछा है। पूरे क्वेश्चन में कहीं पे भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया नहीं है, मतलब इक्वल है। सो डिवाइडेड बाय 3 हर पार्टनर का शेयर हो जाएगा 1,21,000। तो 9th क्वेश्चन का आंसर सी हो जाएगा 1,21,000। एंड बैलेंस ऑफ राहुल्स कैपिटल पूछा है, तो 10th क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए वर्किंग नोट। अब राहुल का पहले से कैपिटल है 1 लाख रुपीज माइनस राहुल ने विड्रॉ किया है ड्यूरिंग द ईयर ड्रॉइंग्स 30,000 तो बचता है 70, माइनस उस पे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स लगा है 1200 तो बचता है 68,800 प्लस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सो राहुल का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 6,000, सो टोटल हो गया 74,800। उसके बाद P&L अप्रोप्रिएशन में हमने हर पार्टनर का प्रॉफिट निकाला है 1,21,000, सो वो यहाँ पे ऐड हो जाएगा प्रॉफिट 1,21,000। सो टोटल कैपिटल हो जाएगा 195,800। सो यहाँ पे 10th का आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट 11th क्वेश्चन, आयुष withdrew a fixed amount at the beginning of each month and interest on his drawings amounted to 3,900. If rate of interest on drawing is 6%, his total drawings were. So पार्टनर विड्रॉ कर रहा है फिक्स अमाउंट जो क्वेश्चन में दिया नहीं है, बट उसके ऊपर इंटरेस्ट है 3,900, टोटल ड्रॉइंग्स है x। अब बिकॉज ही इज विड्रॉइंग एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, इंटरेस्ट लगेगा फॉर 6.5 मंथ्स एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है 6%।
तो ये पूरा ऑपोजिट साइड जाके 3900 इंटू 12 इंटू 100 डिवाइड बाय 6.5 इंटू 6। सो ये कैलकुलेट करके अमाउंट आ जाएगा 1,20,000, जो है ऑप्शन बी। नेक्स्ट, इफ नथिंग इज स्टेटेड इन द पार्टनरशिप डीड, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज नहीं होता है 6% पर एनम, तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग 6% पर एनम फॉर एवरेज पीरियड ऑफ 6 मंथ्स नहीं होता है। नो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स विल बी चार्ज्ड, ये सही ऑप्शन है, बट फिर भी हमेशा लास्ट ऑप्शन तक पढ़ना है। एंड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स विल बी चार्ज एट 12%, तो वो भी नहीं होगा। सो 12th का आंसर हो जाएगा सी, नो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स विल बी चार्ज्ड। 13th question, A and B are partners, PSR 3:2, capital 6 lakh 4 lakh. They are entitled to interest on capital 10%, and A is also entitled to rent of 10,000 per month for use of his property. Net profit earned by the firm is 3 lakh, B's share of profit will be. So यहाँ पे भी पूरा P&L appropriation का लास्ट का आंसर पूछा है। So वर्किंग नोट बना के इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले नेट प्रॉफिट दिया है 3 लाख रुपीज, इसमें से सबसे पहले रेंट माइनस होगा जो हमको पार्टनर को पे करना है। सो ए इज एंटाइटल्ड टू अ रेंट ऑफ 10,000 पर मंथ, सो 1,20,000 का रेंट हो जाएगा। प्रॉफिट बचता है 1,80,000। नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज 10% पर एनम। अब 6 + 4 टोटल कैपिटल 10 लाख रुपीज है, उस पर 10% इंटरेस्ट 1 लाख रुपीज हो जाएगा। सो माइनस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 1 लाख, सो प्रॉफिट्स बचते हैं 80,000। अब ये प्रॉफिट में से ए एंड बी में डिस्ट्रीब्यूट होगा 3:2 शेयर में, और सिर्फ बी का रेशियो पूछा है। सो बी का शेयर हो जाएगा 2/5, सो 32,000। तो यहाँ पे आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका ऑप्शनल, A and B are partners in the ratio 2:3:4. B's share of profit at the end of the year is 1,80,000. Then will A's share, what will be A's share of profit? ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, 13th का ऑप्शनल क्वेश्चन। A B C 2:3:4 दिया है, एंड इसमें से B का शेयर ऑफ प्रॉफिट है 1,80,000, तो हमको सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। 3/9 इज 1,80,000, सो 2/9 कितना होगा, तो ए शेयर ऑफ प्रॉफिट आ जाएगा 1,20,000, तो वो है ऑप्शन डी। नेक्स्ट 14 क्वेश्चन, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान इज। नाउ नाम में ही दिया है एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान, तो ऑब्लिगेशन तो वो है नहीं, ऑप्शन है, एंड ऑप्शन टू बाय शेयर्स एट प्री डिटरमिन्ड प्राइस ऑन फ्यूचर डेट। तो 14 का आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 क्वेश्चन, A Limited issued 50,000 debentures of 100 each at 4% discount, redeemable at certain rate of premium. Existing balance in securities premium is 1,50,000. Loss on issue was immediately written off and 3 lakh was charged to P&L. At what rate premium these debentures were redeemable? अब डिबेंचर इश्यू करते टाइम दो रीजन की वजह से लॉस होता है। पहला रीजन है अगर इश्यू के टाइम डिस्काउंट हो, दूसरा रीजन है रिडम्पशन के टाइम अगर प्रीमियम हो। दोनों रीजन मिला के टोटल डिस्काउंट हम कैलकुलेट कर सकते हैं, बिकॉज डिस्काउंट राइट ऑफ करने के लिए सिक्योरिटीज प्रीमियम 1,50,000 पूरा यूज हो गया है, उसके बाद लॉस राइट ऑफ करने के लिए टोटल 3 लाख रुपीज P&L में भी चार्ज हुआ है। अकॉर्डिंगली टोटल लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स, तो 1,50,000 जो सिक्योरिटीज प्रीमियम यूज हो गया प्लस 3 लाख रुपीज जो P&L यूज हो गया, सो टोटल लॉस इज 4,50,000 रुपीज। अब इसमें से इश्यू के टाइम का डिस्काउंट का परसेंटेज दिया हुआ है। 50,000 डिवेंचर्स ऑफ 100 ईच 50 लाख के डिवेंचर्स है, 50 लाख के डिवेंचर्स पे 4% डिस्काउंट है इश्यू के टाइम, तो 50 लाख का 4% हो जाता है 2 लाख रुपीज। अकॉर्डिंगली बाकी का 2,50,000 जो है ये हो जाएगा हमारा प्रीमियम एट द टाइम ऑफ रिडम्पशन।
अब 2,50,000 का प्रीमियम है ऑन डिबेंचर्स ऑफ 50 लाख रुपीज, तो रेट ऑफ प्रीमियम 2,50,000 अपॉन 50 लाख इंटू 100 विच कम्स टू 5%, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट 16 क्वेश्चन, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर इज पेड ऑन, तो इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर हमेशा नॉमिनल वैल्यू या फेस वैल्यू पे ही पे होता है, अकॉर्डिंगली 16 का आंसर है नॉमिनल वैल्यू। ऑप्शनल क्वेश्चन, when debentures are issued as collateral security which account is debited, अब कोलैटरल सिक्योरिटी के लिए जब डिवेंचर इश्यू करते हैं उस सिचुएशन में हमको कैश कुछ नहीं मिलता है डिवेंचर इश्यू करके, इसलिए बैंक अकाउंट की जगह हम डिवेंचर सस्पेंस डेबिट करते हैं। तो 16 का ऑप्शनल क्वेश्चन उसका आंसर हो जाएगा डिवेंचर सस्पेंस, जो है ऑप्शन बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं 17 क्वेश्चन, ABC are partners, capitals 4 lakh, 2 lakh, 2 lakh. As per partnership deed, A's salary 5,000 per month. Partners were entitled to interest on capital 5% and profits to be shared in ratio of capitals. Net profits 3 lakh was divided equally without providing for the above. Pass existing entry. अब ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बनेगा वर्किंग नोट। सो 3 पार्टनर्स है A, B एंड C। नाउ ओरिजिनली हमने क्या किया है, तो प्रॉफिट्स जो है हमारे 3 लाख वर डिवाइडेड इक्वली, सो प्रॉफिट्स को 1 लाख 1 लाख एंड 1 लाख करके हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, टोटल 3 लाख। अब हम लिखेंगे हमको एग्जैक्टली क्या करना चाहिए था एज पर पार्टनरशिप डीड। तो सबसे पहले ए का सैलरी है 5,000 पर मंथ, so 60,000 is salary, then interest on capital 5% per annum, so capitals है 4 lakh 2 lakh 2 lakh, उस पे 5% 20,000 10,000 10,000 total 40,000, then profits to be shared in ratio of capitals। तो सबसे पहले ये दोनों एक्सपेंसेस ऐड करके टोटल 1 लाख रुपीस का प्रॉफिट जो है ये यूज हो गया है। सो ये 80 10 10 टोटल 1 लाख रुपीस का प्रॉफिट हमारा यूज हो गया है, और अब प्रॉफिट बचता है 3 लाख टोटल माइनस 1 लाख यूज, तो 2 लाख बचता है। इसको अभी कैपिटल का रेशियो जो है 4:2:2 या 2:1:1 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, 2 1 1, तो अकॉर्डिंगली हो जाएगा 1,50,000 50,000। अब इसका टोटल करेंगे, सो 1,80,000 60,000 60,000, सो टोटल 3 लाख। नाउ ये अमाउंट को कंपेयर करना है ओरिजिनल अमाउंट से। ए को ओरिजिनली प्रॉफिट मिला है 1 लाख का, बट उसको मिलना चाहिए 1,80,000, so A should receive a credit of 80,000, my mistake, because पार्टनर को जब भी हमको कुछ पे करना हो तो कैपिटल अकाउंट क्रेडिट बैलेंस होता है, कैपिटल को क्रेडिट कर दो। B received 1 लाख बट उसको मिलना चाहिए सिर्फ 60, तो 40,000 B से वापस लेना है तो वो डेबिट हो जाएगा। सेम वे C को मिला है 1 लाख बट मिलना चाहिए सिर्फ 60, तो 40,000 वापस लेना है तो डेबिट। सो जर्नल एंट्री हो जाएगा B's कैपिटल, यहाँ पे फिक्स कैपिटल्स नहीं बोले, C's कैपिटल टू A's कैपिटल 40,000 40,000 80,000। अगर क्वेश्चन में बोला है कि कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड है तो फिर ये एडजस्टमेंट्स जो है ये करंट अकाउंट में होंगे, सो B's करंट C's करंट टू A's करंट, तो वो आपको केयरफुल रहना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 क्वेश्चन, Manu, Kavita and Om are partners, profit sharing ratio 3:1. Kavita died on 30 June and Manu and Om decided to share future profits in 3:2. Her share of profit was based on sales during that period which were 7,20,000, मतलब डेट ऑफ डेथ तक के सेल 7,20,000 है। The rate of profit during the past 4 years 10% on sales है। Firm closes books on 31st March. Calculate K's share of profit
and pass journal entry. Okay. 18th क्वेश्चन, सबसे पहले नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे. तो अप टिल द डेट ऑफ डेथ 7,20,000 का सेल्स है एंड यूजुअली हम लोग 10% प्रॉफिट अर्न करते हैं, तो फर्म का प्रॉफिट हो जाएगा 72,000. अब ये पूरे फर्म का है, उसमें से कविता का शेयर है 2/6. सो कविता's प्रॉफिट will be 72,000 into 2/6 मतलब 24. एंड इसी पर्पस के लिए उन्होंने जर्नल एंट्री पूछी है. तो जब भी शेयर ऑफ प्रॉफिट हमको डिसीज पार्टनर को पे करना हो तो उसके कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड में बाय P&L सस्पेंस लिखते हैं. तो उसका जर्नल एंट्री हो जाएगा P&L सस्पेंस टू कविता's कैपिटल 24,000. 18 का ऑप्शनल क्वेश्चन पढ़ते हैं. ABCR partners, their capitals 8 lakh, 6 lakh, 4 lakh. They shared profits in the ratio 3:1. Partners are entitled to interest on capital 6% and salary to B and C 4,000 per month and 6,000 per quarter. B share of profit including interest but excluding salary guarantee हुआ है 82,000 and any deficiency to be borne by C. Profit or loss for the year दिया है 3,12,000 एंड हमको प्रिपेयर करना है P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट. सो ये 18th का ऑप्शनल क्वेश्चन है P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट. ये अकाउंट शुरू होता है बाय नेट प्रॉफिट से 3,12,000. सबसे पहले दिया है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6%. सो A, B एंड C का कैपिटल 8 लाख, 6 लाख एंड 4 लाख. तो उस पे 6%, 8 लाख पे 6%, 6 लाख पे 6% एंड 4 लाख पे 6%. सो 60 एंड 1 lakh 8. देन टू सैलरी, B एंड C को सैलरी है. B सैलरी इज 4,000 पर मंथ, so 48,000. C salary 6,000 per quarter, so 24,000. So total 72. Then बैलेंस जो बचेगा वो हो जाएगा सरप्लस. टोटल है 3,12,000. 3,12,000 माइनस 180, तो बैलेंस बचता है 1,32,000. एंड 132 को PSR में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे बिटवीन A, B एंड C. तो C का शेयर है 1/6. 6 2s are 12, 22. So 22, 44 एंड 66. ये शेयर ऑफ प्रॉफिट हो गया. अब B को गारंटी मिला है मिनिमम 82,000 इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. अब B का प्रॉफिट है 44, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 36. तो 44 प्लस 36 टोटल हो जाता है 80,000. जबकि B को गारंटी मिला है 82,000 का. सो 2,000 इसको एडिशनल मिलना चाहिए जो बेयर करेगा C. तो C के शेयर में से 2,000 माइनस और B के शेयर में 2,000 प्लस. नेक्स्ट क्वेश्चन, 19th क्वेश्चन. V Limited purchased plant and machinery from Euro Products and paid the consideration as follows. Issued check, issued bill of exchange and issued 7,000 debentures at par redeemable at premium. Past journal entries. Now जब भी कोई एसेट परचेज होता है तो हमको एसेट की वैल्यू चाहिए होती है. ये क्वेश्चन में एसेट का वैल्यू नहीं दिया है बट उसके बदले जो परचेज कंसिडरेशन में इश्यू किया है उसका वैल्यू दिया है. सो परचेज कंसिडरेशन को ऐड करके ही हमको मेन एसेट का वैल्यू मिल जाएगा. क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. 19th क्वेश्चन. सबसे पहले एसेट परचेज का जर्नल एंट्री लिख लेते हैं. तो प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट टू वेंडर का नाम है यूरो प्रोडक्ट्स एंड इसका अमाउंट हमें पता नहीं है. नेक्स्ट हम लोग चेक इश्यू कर रहे हैं. सो यूरो प्रोडक्ट्स टू बैंक.
चेक हम इश्यू कर रहे हैं 15 लाख रुपीस का, सो यहाँ पे 15 लाख। उसके बाद बिल ऑफ एक्सचेंज हम इश्यू कर रहे हैं 2 बिल्स पेएबल 8 लाख रुपीस का, एंड देन डिवेंचर्स इश्यू कर रहे हैं 2 डिवेंचर्स 7000 डिवेंचर्स ऑफ 100 ईच एट पार, मतलब 7000 इंटू 100, 7 लाख रुपीस के डिवेंचर्स है। अब ये डिवेंचर्स रिडीमेबल एट प्रीमियम है, तो जब भी रिडीमेबल एट प्रीमियम हो टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ये प्रोविजन बनाना पड़ता है। 7000 डिवेंचर्स प्रीमियम का 5% है, सो 35,000, और फिर डेबिट में आता है लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स, वही अमाउंट 35,000। अब जो हमने वेंडर को इश्यू किया है चेक, बिल्स ऑफ एक्सचेंज और डिवेंचर्स, इन तीनों का टोटल करेंगे तो हमको मशीनरी का वैल्यू मिल जाएगा। तो ये तीनों का टोटल है 30 लाख रुपीस। सो अकॉर्डिंगली फर्स्ट एंट्री में भी अमाउंट आ जाएगा 30 लाख। नेक्स्ट 19 का ऑप्शनल क्वेश्चन, कंपनी हैड 25 lakh 7% debentures outstanding. During the year, company took a loan of 5 lakh from State Bank, for which company placed with the bank debentures of 6 lakh as collateral security. Passed journal entries and showed debentures and bank loan in balance sheet. Now, कंपनी ने पहले से कुछ ऑलरेडी डिवेंचर्स इश्यू किए हुए हैं, उसका जर्नल एंट्री हमको एट प्रेजेंट नहीं करना। एट प्रेजेंट सबसे पहले बैंक लोन लेने का जर्नल एंट्री होगा। सो बैंक अकाउंट डेबिट टू SBI लोन, एंड लोन का अमाउंट है 5 लाख रुपीस। उसके बाद हमने 6 लाख के डिवेंचर इश्यू किए एज कोलैटरल सिक्योरिटी, तो उसके लिए जर्नल एंट्री होता है डिवेंचर सस्पेंस टू डिवेंचर 6 लाख। अब इसी को प्रेजेंट करना है हमको बैलेंस शीट में, तो यहाँ पे बैलेंस शीट का फॉर्मेट बना देते हैं। बैलेंस शीट में वर्टिकल फॉर्मेट बनाना है, सो इक्विटी एंड लायबिलिटीज ये हेडिंग है, उसके अंडर लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स नोट नंबर 1, सो नोट नंबर 1 लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। यहाँ पे सबसे पहले रिकॉर्ड होंगे डिवेंचर्स। अब 25 लाख के डिवेंचर्स ऑलरेडी हमने इश्यू किए हुए थे, प्लस 6 लाख के और इश्यू किए, सो अब टोटल डिवेंचर्स हो जाएंगे 31 लाख। बट जो डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट है कोलैटरल सिक्योरिटी का 6 लाख, वो इसमें से माइनस होगा, और जो नॉर्मल डिवेंचर इश्यू हुए हैं वही आउटर कॉलम में रिकॉर्ड होंगे। उसके अलावा बैंक लोन नॉर्मल रिकॉर्ड होगा 5 लाख, एंड इसके नीचे ब्रैकेट में हम लिखेंगे सिक्योर्ड बाय इश्यू ऑफ डिवेंचर्स एज कोलैटरल सिक्योरिटी। अकॉर्डिंगली लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स के नोट का टोटल है 30 लाख, तो ऊपर बैलेंस शीट में रिकॉर्ड होगा 30 लाख। नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। Charu, Divya and Isha are partners. Past journal entries on dissolution of the firm after various assets and liabilities have been transferred to realization. So हमको ये बस एडजस्टमेंट का एंट्रीज करना है। फर्स्ट एडजस्टमेंट दिया है, अनरिकॉर्डेड एसेट 40,000 was given to unrecorded creditor of 60 in settlement of 45 and balance paid in cash. सबसे पहले डिसोल्यूशन के टाइम अगर कोई लायबिलिटी, कोई एसेट टेक ओवर करता है तो उसकी जर्नल एंट्री ही नहीं लिखनी पड़ती, बिकॉज वो एसेट हमको सेल नहीं करना पड़ा, ना ही लायबिलिटी को अलग से पे करना पड़ा। एसेट वाज डायरेक्टली टेकन ओवर बाय लायबिलिटी। बट लायबिलिटी का यहाँ पे वैल्यू 60,000 है और एसेट टेक ओवर किया है 45,000, तो 60 माइनस 45 15,000 अभी भी पे करना बाकी है, तो ये हमको कैश में पे करना पड़ेगा, उसकी जर्नल एंट्री आएगी। सो क्वेश्चन 20 का फर्स्ट पार्ट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश बैलेंस 15,000 हम पे कर देंगे। नेक्स्ट, मोटर बाइक विच वॉज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स वॉज टेकन ओवर बाय चारू एट 10,000 whereas its expected value was 15.
अब अनरिकॉर्डेड एसेट है, पार्टनर लेके जा रहा है, तो ये रियलाइजेशन की क्रेडिट में रिकॉर्ड होता है, तो इसका जर्नल एंट्री हो जाएगा चारूज कैपिटल टू रियलाइजेशन। अब एक्सपेक्टेड वैल्यू यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं करना, जो टेकन ओवर वैल्यू है 10,000 वही बुक्स ऑफ अकाउंट्स में आएगा। नेक्स्ट, creditors to whom the firm owed 50 accepted stock at a discount of 20%। अब यहाँ पे वापस अपनी लाइबिलिटी है वो एसेट को लेके जा रही है, उसके लिए नो एंट्री, बट स्टॉक जो लेके जा रही है 30,000 वो 20% डिस्काउंट मतलब 24 में लेके जा रही है। अब टोटल क्रेडिटर्स का वैल्यू है 50,000, 24,000 पे हो गया बाय गिविंग स्टॉक, तो बैलेंस बचता है 26 जो कैश में पे करना पड़ेगा, तो उसके लिए एंट्री आएगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश 26। Next, X, an old customer whose account 20,000 was written off as bad in the previous year, paid 40% of the amount written off. So एक पुराने डेटर्स जो हमने राइट ऑफ कर दिए थे उसका 40%, so 20,000 का 40%, 8,000 हमको कैश रिसीव हो रहा है, तो कैश रिसीव करने के लिए कैश अकाउंट डेबिट होगा टू रियलाइजेशन 8,000। Next, Isha paid the realization expense of 20,000 out of her pocket and she was to get a fixed remuneration of 25,000 for completing the dissolution process. अब यहाँ पे बोला है कि पार्टनर ने रियलाइजेशन एक्सपेंस पे किया आउट ऑफ हर पॉकेट, बट क्वेश्चन में ये नहीं बोला है कि ये एक्सपेंस पार्टनर को बेयर करना चाहिए था। अगर क्वेश्चन में ये बोला होता कि ईशा हैड टू बेयर एक्सपेंस और उसी ने एक्सपेंस पे किए, तो यहाँ पे फर्म इन्वॉल्व होता ही नहीं, वो रिकॉर्ड ही नहीं होगा। यहाँ पे बस बोला है कि एक्सपेंसेस जो थे वो ईशा ने अपने पॉकेट से पे किए, इसका मतलब अब फर्म को ईशा को वो पैसे देने पड़ेंगे विच इज 20,000 रुपीज। उसके अलावा फर्म उसको 25,000 रेम्यूनरेशन भी देगी डिसोल्यूशन प्रोसेस के लिए। सो ईशाज कैपिटल क्रेडिट में आएगा, सो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू ईशाज कैपिटल 20,000 एक्सपेंस के लिए और 25,000 सैलरी के लिए, टोटल 45,000 हम पार्टनर को पे कर देंगे। नेक्स्ट, दिव्याज लोन 40,000 वाज डिस्चार्ज एट 42। अब पार्टनर्स का लोन जब डिस्चार्ज होता है वो रियलाइजेशन में रिकॉर्ड नहीं होता, बट 40,000 का लोन के लिए 42,000 पे करना पड़ा, तो ज्यादा या कम पे करना पड़ा तो वो प्रॉफिट या लॉस रियलाइजेशन में आता है। तो सबसे पहले हम लोग दिव्याज लोन पे कर रहे हैं, सो दिव्याज लोन अकाउंट डेबिट 40,000 अमाउंट है, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट 2,000 लॉस करके जाएगा एंड टू कैश हम पे कर देंगे 42। नेक्स्ट क्वेश्चन 21, A, B and C are partners 3-1. D is admitted for 1/4 share which he got 3/16 from A, 1/16 from B. Total capital of firm is agreed upon 1,20,000 and D brought in cash equivalent to 1/4 of his capital. The capital of other partners also had to be adjusted in their respective share by bringing in or paying cash, and the capitals of A, B and C after all adjustments is 40, 35, 30. Calculate new capitals and record entries. Now, old ratio दिया है 3-1, न्यू पार्टनर 1/4 शेयर के लिए आ रहा है। अब कैपिटल ऑफ न्यू फर्म 1,20,000 है टोटल, जिसमें से डी जो है ये 1/4 लेके आएगा, बाकी कैपिटल्स बाकी पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा न्यू रेशियो में। उसके लिए सबसे पहले हमको न्यू रेशियो कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो क्वेश्चन 21, ए, बी एंड सी ओल्ड रेशियो दिया है 3:2:1, डी का शेयर है 1/4। अब डी को शेयर देने के लिए ए इज सैक्रिफाइसिंग 3/16, बी इज सैक्रिफाइसिंग 1/16। सो एज न्यू रेशियो, ए का ओल्ड रेशियो माइनस हिज सैक्रिफाइस, वैसे ही बीज न्यू रेशियो
बी का ओल्ड रेशियो माइनस इज सैक्रिफाइस, सी का जो न्यू रेशियो है वो सेम ही रहेगा, नो चेंज, एंड डी का शेयर है 1/4। तो यहाँ पे 6 और 16 का एलसीएम, तो एलसीएम हो जाएगा 48, 8 3s are 24, 3 3s are 9, so 15, देन यहाँ पे भी 48, 16 minus 3, 13, then 1/6 is 8/48 and 1/4 is 12/48. So new ratio हो जाता है 15:13:8:12. So 15 plus 13 28 plus 20 48. अब यही न्यू रेशियो यूज करके हमको कैपिटल्स डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। सो हम लोग यहाँ पे एक वर्किंग नोट का टेबल ही बना लेंगे, A B C D एग्जिस्टिंग कैपिटल्स। तो क्वेश्चन में सेकेंड पेज पे एग्जिस्टिंग कैपिटल्स दिए हैं ए बी और सी के, जो है 40, 35 एंड 30। 40,000, 35,000, 30,000। डी ऑब्वियसली न्यू पार्टनर है, पहले से उसका कैपिटल हो नहीं सकता। देन न्यू कैपिटल्स में हमको 1,20,000 को न्यू रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो डी का शेयर 12/48, 1/4, so 30,000. Then 8/48, 8 is 20,000 is 32,500 is 37,500। अब ये दोनों अमाउंट्स कंपेयर करेंगे। ए का एग्जिस्टिंग कैपिटल है 40 बट होना चाहिए सिर्फ 37,500, सो ए कैन विड्रॉ 2,500, सो ए का कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा, विड्रॉ हो जाएगा। बी का भी कैपिटल है 35 बट होना चाहिए सिर्फ 32,500, सो ये भी 2,500 विड्रॉ कर सकता है। सी का कैपिटल है 30, होना चाहिए सिर्फ 20, तो ये भी 10,000 विड्रॉ कर सकता है। और डी को पहले से कुछ कैपिटल नहीं है, ऑब्वियसली पूरा अमाउंट लेके आना है, तो ही विल ब्रिंग इन 30,000। अब यहाँ पे उन्होंने जर्नल एंट्रीज पूछी है फॉर द अबाउट ट्रांजैक्शंस। सो कैश टू डीज कैपिटल, डी विल ब्रिंग इन 30,000 and A's capital, B's capital, C's capital to cash. So A, B withdraw कर रहे हैं 2,500, 2,500 and C withdraw कर रहे हैं 10,000. So total 15,000. अब पढ़ते हैं क्वेश्चन 22. Shivpriya was formed with a nominal share capital of 50 lakh divided into 50,000 shares of 100 each. The company offers 30,000 to the public, payable 30 application, 30 allotment, balance on call. And applications received हुए से 28,000. All money payable on allotment was duly received except 500 shares held by X. First and final call was not made. How would you show share capital in the balance sheet? अब ऑथराइज कैपिटल भी दिया है, इश्यूड कैपिटल भी है, अंडर सब्सक्रिप्शन है बिकॉज जितने इश्यू किए उतने सब्सक्राइब नहीं हुए, कॉल्स इन अरियर्स है अलॉटमेंट के टाइम पे, एंड कंपनी ने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मेक ही नहीं किया। तो यहाँ पे हम प्रिपेयर करते हैं बैलेंस शीट। ये है क्वेश्चन 22। बैलेंस शीट का बेसिक वर्टिकल फॉर्मेट। सो इक्विटी एंड लायबिलिटीज मेन हेडिंग, उसके अंडर शेयर होल्डर्स फंड्स, उसके अंडर शेयर कैपिटल नोट नंबर 1। सो नोट नंबर 1 शेयर कैपिटल। अब कंपनी का ऑथराइज कैपिटल क्वेश्चन में दिया है, तो शेयर कैपिटल के नोट में सबसे पहले ऑथराइज कैपिटल रिकॉर्ड होता है जो है 50 लाख रुपीज, एंड शेयर्स है 100 रुपीज के,
मतलब 50,000 शेयर्स एट द रेट ₹100। इसके बाद इश्यूड कैपिटल, तो इसमें से कंपनी ने इश्यू किए हैं 30,000 शेयर्स, सो 30,000 शेयर्स एट द रेट ₹100, 30 लाख। फिर आता है सब्सक्राइब्ड कैपिटल। अब 30,000 में से सिर्फ 28,000 एप्लीकेशंस मिले, तो सब्सक्राइब्ड कैपिटल हो जाएगा 28,000 शेयर्स। एंड कंपनी ने सिर्फ एप्लीकेशन और अलॉटमेंट मनी कॉल किया है, अभी तक फर्स्ट कॉल नहीं हुआ है। तो एप्लीकेशन 30, अलॉटमेंट 30, टोटल 60 रुपीज होता है। तो एट द रेट ₹60, तो ये हो जाएगा 16,80,000। यहां से माइनस होगा कॉल्स इन अरियर्स। सो एक शेयर होल्डर मिस्टर एक्स ने 500 शेयर्स पे अलॉटमेंट नहीं दिया, तो 500 शेयर्स इंटू अलॉटमेंट मनी 30, 15,000 कॉल्स इन अरियर्स, तो 16,65,000, 16,65,000 ये हो जाएगा हमारा शेयर कैपिटल। 23rd क्वेश्चन पढ़ते हैं अभी। X Limited issued shares of 50 each at a premium of 12. Amount was payable as follows. Anil, who held 500 shares, did not pay allotment first call. Shares are forfeited. Bimal, 800 shares, did not pay first call. Shares are forfeited. Chandar, who held 1000 shares, failed to pay final call. Shares are forfeited. 50% of Anil and Bimal shares are reissued. Past journal entries for forfeiture and reissue. अब यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन में टोटल नंबर ऑफ शेयर्स इशूड दिया भी नहीं है, एंड क्वेश्चन में पूछा भी है कि सिर्फ फॉरफीचर और री इशू की एंट्रीज करनी है। सो इश्यू ऑफ शेयर्स का फुल क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं, सिर्फ फॉरफीचर री इशू की एंट्रीज करेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन 23। अब सबसे पहले अनिल, बिमल और चंदन तीनों के शेयर्स फॉरफिट हो रहे हैं, बट सबसे पहले अनिल के शेयर्स फॉरफिट होंगे। तीनों के शेयर्स हम लोग सेपरेटली फॉरफिट करेंगे, बिकॉज सारे के सारे फॉरफिटेड शेयर्स री इश्यू नहीं हो रहे हैं। तो कैपिटल रिजर्व के कैलकुलेशन के टाइम पे अगर अलग अलग फॉरफीचर हमारे पास होगा तो कैलकुलेशन ज्यादा इजी हो जाता है। अकॉर्डिंगली सबसे पहले अनिल के शेयर्स फॉरफिट करते हैं। 500 शेयर्स उसने पे नहीं किया अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल, एंड अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल में प्रीमियम भी इंक्लूडेड है, सो प्रीमियम भी डेबिट होगा। 2 share forfeiture, 2 share allotment and 2 share first call. अब 500 shares, now because first call के बाद forfeiture हो रहा है और फाइनल कॉल अभी तक कॉल नहीं हुआ, तो उसका अमाउंट माइनस हो जाएगा। तो शेयर कैपिटल में 500 शेयर्स इंटू 50 नहीं होगा, फाइनल कॉल का 17 रुपीज माइनस करके 33 रुपीज आएगा। अब शेयर होल्डर ने अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल पे नहीं किया। अलॉटमेंट में प्रीमियम है 4, फर्स्ट कॉल में प्रीमियम है 5, सो टोटल प्रीमियम हो जाता है 9 रुपीज। देन अलॉटमेंट मनी पे नहीं हुआ 15 एंड फर्स्ट कॉल मनी 20, सो $16,500 into 9 is 4,500 and 500 into 15 and 500 into 20 is 10,000. So डेबिट का टोटल है 21 माइनस क्रेडिट 17,500, तो बैलेंस बचता है 3,500। देन बिमल के 800 शेयर्स फॉरफिट हो रहे हैं बिकॉज ही डिड नॉट पे फर्स्ट कॉल, तो इसका भी फॉरफीचर फर्स्ट कॉल के बाद ही होगा। सो ये बिमल का फॉरफीचर है। अब फर्स्ट कॉल में भी प्रीमियम इंक्लूडेड है, सो प्रीमियम डेबिट होगा। 2 शेयर फॉरफीचर, 2 शेयर फर्स्ट कॉल। 800 शेयर्स इंटू 33 बिकॉज फाइनल कॉल अभी तक कॉल नहीं हुआ। प्रीमियम उसने फर्स्ट कॉल पे नहीं किया, तो प्रीमियम है 5 एंड फर्स्ट कॉल पे नहीं हुआ 20 रुपीज, सो 26,400 to 5, 4,000 and 8 to the 16,000. So 30,400 minus 16 to 14,400.
देन सी का फॉरफीचर, सी के 1000 शेयर्स फॉरफिट हो रहे हैं बिकॉज ही डिड नॉट पे फाइनल कॉल। अब फाइनल कॉल पे नहीं किया मतलब लास्ट कॉल के बाद ही फॉरफीचर है, फाइनल कॉल में कुछ भी प्रीमियम इंक्लूडेड नहीं है। सो शेयर कैपिटल में 1000 शेयर्स इनटू पूरा फेस वैल्यू आएगा बिकॉज फुल्ली कॉल्ड है, एंड उसने फाइनल कॉल पे नहीं किया 17, सो 50,000 17,000, तो यहाँ पे आ जाएगा 33। अब री इश्यू करते टाइम 50% ऑफ ए एंड बी शेयर्स, ए के शेयर्स है 500, उसमें से 50% 250, बी के शेयर्स है 800, उसमें से 50% है 400, सो 250 प्लस 400 650 शेयर्स री इश्यू होंगे। तो री इश्यू का एंट्री बैंक शेयर फॉरफीचर टू शेयर कैपिटल, 650 शेयर्स 10% डिस्काउंट में री इश्यू हो रहे हैं, तो 50 रुपीज का शेयर उस पे 5 रुपीज का डिस्काउंट और 45 रुपीज का री इश्यू प्राइस हो जाएगा। सो 29,250, then 3,250 and 32,500। अब आता है कैलकुलेशन कैपिटल रिजर्व का, तो शेयर फॉरफीचर टू कैपिटल रिजर्व। नाउ फॉरफीचर से कैपिटल रिजर्व कैलकुलेट करने के लिए फॉरफीचर का फॉरफीचर अमाउंट एंड री इश्यू का फॉरफीचर अमाउंट हम माइनस करते हैं, बट यहाँ पे सारे शेयर्स री इश्यू नहीं हो रहे, तो जितने शेयर्स री इश्यू हो रहे हैं उसी का फॉरफीचर अमाउंट हमको लगेगा। ए के शेयर्स में से हाफ ले रहे हैं, तो ए के फॉरफीचर अमाउंट में से भी हाफ ही लेंगे, तो 3,500 का हाफ 1,750। बी के भी हाफ शेयर्स ले रहे हैं, तो बी के फॉरफीचर अमाउंट में से हाफ 7,200, सो टोटल हो जाता है 8,950 माइनस री इश्यू के टाइम 3,250 का लॉस है, सो 5,700 हो जाएगा कैपिटल रिजर्व। नेक्स्ट 23rd का ऑप्शनल क्वेश्चन, मेहता लिमिटेड इश्यूड 8,000 डिबेंचर्स एट डिस्काउंट ऑफ 6%, redeemable at a premium of 5%. The company closes books on 31st March. Interest is payable half yearly. Balance in securities premium account. Past journal entries. Okay. अब ये 23rd का ऑप्शनल क्वेश्चन है। सबसे पहले हम 8,000 डिबेंचर्स इश्यू कर रहे हैं एट 6% डिस्काउंट एंड रिडीमेबल एट 5% प्रीमियम, तो उसके लिए एंट्री हो जाएगी बैंक टू डिबेंचर बेसिक एंट्री होती है, प्रीमियम एट द टाइम ऑफ रिडम्पशन के लिए टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन आएगा, और डेबिट में आएगा लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स, इसमें लॉस एज वेल एज इश्यू के टाइम का डिस्काउंट दोनों रिकॉर्ड होगा। अब टोटल हम डिबेंचर इश्यू कर रहे हैं 8,000 एंड इश्यू करते टाइम हमने 6% का डिस्काउंट दिया है, तो 1000 माइनस 6% 940 रुपीज में डिबेंचर इश्यू होगा, एंड डिबेंचर में तो फेस वैल्यू ही जाएगा 1000। रिडम्पशन के टाइम प्रीमियम दिया है 5%, तो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन 50 रुपीज हो जाएगा। अब रिडम्पशन के टाइम प्रीमियम 50, इश्यू के टाइम डिस्काउंट 60, टोटल लॉस 110 रुपीज का है, सो 110 रुपीज आ जाएगा लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर। तो अकॉर्डिंगली $75,20,000 बेसिक अमाउंट है, देन 8,80,000 लॉस ऑन इश्यू, then 80 lakh rupees and 4 lakh rupees. Then ये बेसिक इश्यू की एंट्री हो गई। यहाँ पे कंपनी का हमको जर्नल एंट्रीज पास करना है फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च 22, मतलब पूरे साल में जो इंटरेस्ट पे हो रहा है उसकी भी एंट्रीज आएंगी। नाउ इंटरेस्ट इज पेएबल हाफ ईयरली एंड डिबेंचर इश्यू हुए हैं ये 1 जुलाई को। अब ईयर एंड अगर हमारा 31st मार्च है
तो 30 सितंबर और 31 मार्च ऐसे साल में 2 बार इंटरेस्ट पे होगा। सो यहाँ पे सबसे पहले इंटरेस्ट की डेट आएगी 30 सितंबर, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर टू डिवेंचर होल्डर। टोटल 80 लाख के डिवेंचर्स है। डिवेंचर के नाम में ही दिया है 9% डिवेंचर्स, तो उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट 9% है। एंड बिकॉज साल में 2 बार पे हो रहा है, हर बार 6 मंथ्स का पे होगा। फर्स्ट टाइम 1 जुलाई को ही इश्यू है, तो जुलाई अगस्त सितंबर सिर्फ 3 मंथ्स का इंटरेस्ट पे होगा। तो यहाँ पे 3 मंथ्स 72, 36, 18 1,80,000 1,80,000। देन डिवेंचर होल्डर टू बैंक वापस 1,80,000। नेक्स्ट ये सेम एंट्रीज होंगी 31 मार्च को, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर टू डिवेंचर होल्डर। यहाँ पे एक लाइन खींच देते ताकि कंफ्यूजन ना हो। अब 80 लाख के डिवेंचर्स इंटू 9%, अब 6 मंथ्स का इंटरेस्ट पे होगा, तो 3,60,000। एंड डिवेंचर होल्डर टू बैंक 3,60,000। अब हम आ गए हैं ईयर एंड पे। तो ईयर एंड पे पूरे साल में जितना भी इंटरेस्ट है वो P&L अकाउंट में ट्रांसफर होता है। तो उसके लिए स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर। पहले 3 मंथ्स का इंटरेस्ट पे किया 1,80,000 और फिर 6 मंथ्स का 360, सो टोटल 5,40,000 का इंटरेस्ट है। उसके अलावा जो हमारा लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर है, इसको राइट ऑफ करने के लिए सबसे पहले हम यूज करेंगे सिक्योरिटीज प्रीमियम। तो क्वेश्चन में दिया है हमारे पास सिक्योरिटीज प्रीमियम 10 लाख अवेलेबल है, जबकि लॉस हमारा सिर्फ 8,80,000 है। सो सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट टू लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर, पूरा 8,80,000 राइट ऑफ हो जाएगा प्रीमियम से ही। तो ये अपना 23rd क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन 24। ABCR पार्टनर्स प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया है 3:1। पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स द फॉलोइंग, तो कमीशन टू A, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। ड्यूरिंग द ईयर सेल्स का अमाउंट दिया है 15 लाख। B has withdrawn 10,000 per month at the beginning of each month for the first 6 months. On 1st August, C has given a loan of 2 lakh to the firm. Pass necessary journal entries in the books for A's commission, B's interest on drawings, and providing interest on loan. Also pass transfer entries. Okay. अब ये वापस P&L appropriation या fundamentals of partnership का क्वेश्चन है, बट प्रीवियस क्वेश्चन जो था उसमें P&L appropriation लेजर अकाउंट बनाना था, यहाँ पे जर्नल है। सबसे पहले क्वेश्चन में जो नेट प्रॉफिट नहीं दिया है, तो वो P&L से P&L अप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर करने का एंट्री हम नहीं कर सकते। सो सबसे पहली एंट्री जो होगी, ये है क्वेश्चन 24। सबसे पहली एंट्री जो होगी वो इंटरेस्ट ऑन सीज लोन की होगी, बिकॉज ये रिकॉर्ड होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में, एक्सपेंस है। तो इंटरेस्ट ऑन सीज लोन टू बैंक, ये इंटरेस्ट पे होगा, और प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड में टू इंटरेस्ट ऑन सीज लोन एक्सपेंस ट्रांसफर होगा। अब सी ने लोन दिया है ऑन 1st अगस्त, सो 1st अगस्त टू ईयर एंड है अपना 31 मार्च, ईयर एंड 31 मार्च। सो सी का लोन अमाउंट है 2 लाख रुपीज। रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन पार्टनरशिप डीड में दिया है 9%, इंटू 1st अगस्त टू 31 मार्च। जब आपको पीरियड कैलकुलेट करना हो तो एक ऑप्शन है कि आप 1st अगस्त टू 31 मार्च काउंट कर सकते हो, या फिर ज्यादा इजी ऑप्शन है जितने मंथ्स नहीं है उसको काउंट करके माइनस करो। फॉर एग्जाम्पल अप्रैल, मई, जून, जुलाई, ये 4 मंथ्स नहीं है और 1st अगस्त से शुरू हो रहा है, दैट मीन्स साल के रिमेनिंग 8 मंथ्स।
So यहाँ पे इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा फॉर 8 months. Accordingly, ये अमाउंट आ जाता है 12,000 रुपीज. सो 12,000, 12,000. इसके बाद नेक्स्ट एंट्री होगी एज कमीशन के लिए जो है 2% ऑन सेल्स. सेल्स का अमाउंट दिया है 15 लाख, तो 15 लाख पे 2%. सो एज कमीशन अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल 15 लाख इंटू 2%, वो हो जाएगा 30,000. और फिर ये कमीशन ट्रांसफर हो जाएगा P&L अप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड में टू एज कमीशन सेम 30,000. नेक्स्ट एंट्री होगी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के लिए. सबसे पहले ये बी के कैपिटल के डेबिट में होगा, अनलेस अंटिल क्वेश्चन में बोला है कि कैपिटल फिक्स है तो कैपिटल अकाउंट में ही एंट्री करनी है, अदरवाइज करंट अकाउंट में होती. टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स. नाउ P is withdrawing 10,000 per month for first 6 months. So total उसके ड्राइंग्स हो गए 60,000 इंटू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का रेट है 6% एंड फर्स्ट 6 मंथ्स के लिए विड्रॉ किया है. तो इसका फॉर्मूला हमने पहले भी डिस्कस किया है. साल शुरू होता है 1 अप्रैल, खत्म होता है 31 मार्च. बिगिनिंग ऑफ द मंथ में विड्रॉ किया है तो सबसे पहला ड्रॉइंग 1 अप्रैल को ही हुआ है and this happened up till 6 months. So April, May, June, July, August, September. Last drawing जो है वो 1 September को होगा. Months remaining after first drawing is 12 months. Months remaining after last drawing is 7 months divided by 2. So 9.5 months का interest charge होगा. So into 9.5 by 12. So इसका amount 2,850. और फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ट्रांसफर हो जाता है P&L अप्रोप्रिएशन के क्रेडिट साइड में. सो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स टू P&L अप्रोप्रिएशन अमाउंट है 2,850. नेक्स्ट 24th का अभी ऑप्शनल क्वेश्चन. ABCR पार्टनर्स 3:1 बैलेंस शीट दिया है. C retired and A and B agreed to share future profits in 5:3. Unrecorded creditor 30,000, workman's compensation claim 40,000. C is paid 3 lakh in full settlement. C is to be paid immediately and for this sufficient cash is brought in by A and B in such a way that capitals are proportionate and leave a balance of 20,000 in bank. Prepare capital account and draft balance sheet. अब ऐसा ये सेम क्वेश्चन हमने पिछले सैंपल क्वेश्चन पेपर की वीडियो में भी किया था, जिसमें 4 ऑब्जेक्टिव होते हैं कैपिटल एडजस्टमेंट में. न्यू रिटायरिंग पार्टनर को जो बैलेंस है वो पे कर देना है, उसके लिए कंटिन्यूइंग पार्टनर्स कैश लेके आएंगे, उनके कैपिटल्स प्रोपोर्शनेट होने चाहिए एंड लास्ट में कुछ ना कुछ कैश बैलेंस बचना चाहिए. सो इसका मैंने टेक्निक भी सिखाया था कि बैलेंस शीट के थ्रू कैसे आप रिवर्स कैलकुलेशन करके निकाल सकते हो. सो अभी इसको सॉल्व करते हैं. सबसे पहले गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करना पड़ेगा. सो ए बी एंड सी का ओल्ड रेशियो 3:1 and after C's retirement A and B का new ratio 5:3. So A's gaining ratio new minus old, वैसे ही B's gaining ratio new minus old. यहाँ पे LCM हम 24 भी ले सकते हैं. So 15 minus 12 and 9 minus 8. So gaining ratio हो गया 3:1. नेक्स्ट हमको प्रिपेयर करना है रिवैल्यूएशन अकाउंट.
रिवैल्यूएशन का सबसे पहला एडजस्टमेंट अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर, तो ये हो जाएगा लॉस, इसलिए रिकॉर्ड होगा डेबिट साइड में। वर्कमेंस कॉम्पनसेशन क्लेम 40,000 है, जबकि बैलेंस शीट में ऑलरेडी वर्कमेंस कॉम्पनसेशन रिजर्व हमारे पास 1 लाख है, तो अलग से कुछ लॉस नहीं हो रहा है एंड और कोई रिवैल्यूएशन का एडजस्टमेंट नहीं है। सो यही अमाउंट बाय पार्टनर्स कैपिटल लॉस 30,000। नेक्स्ट यहीं पे बनाते हैं हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस, सो कैपिटल्स के ओपनिंग बैलेंसेस है 4,50,000, 3,30,000 एंड 2,70,000। नेक्स्ट बैलेंस शीट में WCR है, तो वर्कमेंस कॉम्पनसेशन रिजर्व 1 लाख में से 40,000 का क्लेम है, तो बाकी का 60,000 यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट होगा 30, 20 एंड 10। उसके बाद बैलेंस शीट में एसेट साइड पे गुडविल दिया है, ये कैपिटल पे डेबिट में डिस्ट्रीब्यूट होगा 90,000, सो 45, 30, 15। नेक्स्ट रिवैल्यूएशन में लॉस है, सो 2 रिवैल्यूएशन लॉस 30,000 को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, सो 15, 10 एंड 5। अब पूरे क्वेश्चन में गुडविल का इंफॉर्मेशन नहीं दिया है कि रिटायरमेंट के टाइम गुडविल का वैल्यूएशन कितना है, बट सी का लास्ट का अमाउंट दिया है, सी इज पेड 3 लाख इन फुल सेटलमेंट। अब अगर सी का बैलेंसिंग फिगर देखते हो 2,80,000 माइनस 20, तो 2,60,000 आता है, जबकि हम सी को पे कर रहे हैं 3 लाख, तो ये 40,000 एक्स्ट्रा क्यों पे कर रहे हैं, तो उसके गुडविल के लिए। सो ये इनडायरेक्टली हमको गुडविल कैलकुलेट करना है एंड गुडविल के लिए जर्नल एंट्री होती है बाय कंटिन्यूइंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ए एंड बी टू रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, सो 2C, एंड गुडविल हमने कैलकुलेट किया, सी का शेयर है 40,000, सो 40,000 को सैक्रिफाइसिंग रेशियो 3 सॉरी गेनिंग रेशियो 3:1 में डिस्ट्रीब्यूट करना है। सो 40,000 3:1 हो जाएगा 30,000, 10,000, 30,000, 10,000। इसके बाद टू बैलेंस कैरिड डाउन, पहले तीनों के कैपिटल अकाउंट्स हमको नॉर्मली बैलेंस कर देने, तो यहाँ का टोटल है 4,80,000 माइनस 60 प्लस 30 90, सो 3,90,000। देन यहाँ का टोटल है 3,50,000 माइनस 50,000, सो 3 लाख, और यहाँ का टोटल है 3,20,000 माइनस 20,000, सो 3 लाख। फिर यही बैलेंस नीचे कैरी फॉरवर्ड होंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 3,90,000, 3 लाख एंड 3 लाख। अब एक ऑप्शन है कि हम बैलेंस शीट के थ्रू ये कैपिटल एडजस्टमेंट कंप्लीट करें, दूसरा ऑप्शन है वर्किंग नोट बनाएं। सो हम वर्किंग नोट तो हमको शो करना ही है, तो वो हम करेंगे ही, और बैलेंस शीट के थ्रू हम चेक करेंगे। सो वर्किंग नोट के लिए पहले तीनों के टोटल कैपिटल्स लेने हैं। सो कैपिटल बैलेंसेस हमने ऑलरेडी निकाले 390, 3 लाख एंड 3 लाख, सो टोटल आ जाता है 9,90,000 प्लस इसमें ऐड करना है जो बैंक बैलेंस हमको मेंटेन करना है, तो क्वेश्चन में बोला है वी वांट टू मेंटेन अ बैंक बैलेंस ऑफ 20,000, सो प्लस न्यू बैंक बैलेंस 20 माइनस
ओल्ड बैंक बैलेंस, तो पहले से बैंक बैलेंस हमारे पास अवेलेबल है 50,000, सो ये अमाउंट हो जाएगा 9,60,000। यही अमाउंट को कंफर्म करने के लिए हम बैलेंस शीट भी बना देंगे, सो यहीं पे मैं बैलेंस शीट बना रहा हूं। बैलेंस शीट में सबसे पहले एसेट साइड पे बैंक बैलेंस, न्यू बैंक बैलेंस आएगा 20,000। डेटर्स में कुछ भी चेंज नहीं है, 2,40,000। स्टॉक में भी कुछ चेंज नहीं है, 3,70,000। देन प्लांट एंड मशीनरी नो चेंज, 5,80,000। गुडविल हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, रिकॉर्ड नहीं होगा। लायबिलिटीज साइड पे क्रेडिटर्स 180 पहले से है और हमने नया अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर रिकॉर्ड किया है, सो 2,10,000 हो जाएगा। वर्कमेंस कॉम्पनसेशन क्लेम अभी सिर्फ 40,000 है। ये सारे एसेट लायबिलिटी लिखने के बाद अपना सेम कैपिटल 9,60,000 आना चाहिए, तो चलिए चेक करते हैं। सो यहाँ पे 5, 3, 8, 10, 1150, 1190 एंड 12,10,000, 12,10,000, और यहाँ पे 250 इसमें से माइनस होगा तो ऑब्वियसली आंसर आएगा 9,60,000। ये है पार्टनर्स कैपिटल। अब ये 9,60,000 ए और बी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा न्यू रेशियो में, तो न्यू रेशियो क्वेश्चन में ही दिया है 5:3। सो 9,60,000 डिवाइडेड बाय 8 comes to 1,20,000 into 5, so 6 lakh and 3,60,000। जो रिटायरिंग पार्टनर है टू बैंक, उसका जो बैलेंस है 3 लाख, वो हम उसको कैश में ही पे कर देंगे। एंड ए का कैपिटल होना चाहिए 6 लाख, एट प्रेजेंट है 3,90,000, सो बाय बैंक ही हैज टू ब्रिंग इन 2,10,000। बी का कैपिटल होना चाहिए 360, एट प्रेजेंट सिर्फ 3 लाख, so he has to bring in 60,000। so ये अपना कंप्लीट क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। करण एंड विजय आर पार्टनर्स, PSR 4:3, they admitted Shrey 1/3 profits। Capitals of Karan and Vijay are 40,000, 30,000, profit and loss debit balance, general reserve 21,000, which is not to be distributed, goodwill of the firm 42, cash at bank 15, Shrey brings proportionate capital and his share of goodwill in cash. You are required to prepare partner's capital and cash at bank account after admission of Shrey। Okay, अब यूजुअली इस तरह के क्वेश्चन में हमको बैलेंस शीट दिया होता है एडमिशन के क्वेश्चन में, एंड बैलेंस शीट के बेसिस पे हम ये पूरा अकाउंट बनाते हैं। सो यहाँ पे जो है बैलेंस शीट नहीं दिया हुआ है, बट स्टिल कंप्लीट क्वेश्चन हो जाएगा बिकॉज देयर इज नो रिवैल्यूएशन। साथ में अगर रिवैल्यूएशन के भी एडजस्टमेंट होते तो हमको बैलेंस शीट बना के फाइंड आउट करना पड़ता कोई मिसिंग एसेट लायबिलिटी तो नहीं है। अब यहाँ पे उन्होंने सिर्फ पार्टनर्स कैपिटल और कैश अकाउंट पूछा है, तो सबसे पहले प्रिपेयर करते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ओके, कैपिटल अकाउंट में ओपनिंग बैलेंस करण एंड विजय का 40,000 एंड 30,000, सो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन करण एंड विजय 40,000, 30,000। थर्ड पार्टनर का नाम है श्री। ओके, देन प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस दिया है, तो वो कैपिटल अकाउंट के डेबिट में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। 7,000 ओल्ड रेशियो 4:3 में डिस्ट्रीब्यूट होगा, सो 4,000 एंड 3,000। देन जनरल रिजर्व 21,000 है, बट बोला है क्वेश्चन में नॉट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड, तो उसको बाय जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे। गुडविल ऑफ द फर्म 42 एंड न्यू पार्टनर गुडविल कैश में ला रहा है, सो बाय प्रीमियम फॉर गुडविल। 42,000 में से एस का शेयर है 1/3, 14,000, और ये 14,000 ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा सैक्रिफाइसिंग रेशियो। सैक्रिफाइसिंग रेशियो में कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं दिया है, तो जो ओल्ड रेशियो है वही सैक्रिफाइसिंग रेशियो हो जाएगा 4:3। सो 14,000 को 4:3 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो 8 and 6।
देन न्यू पार्टनर का कैपिटल हमको कैलकुलेट करना है। नाउ यहाँ पे ये जो एडजस्टमेंट है, जनरल रिजर्व शोज अ बैलेंस ऑफ 21,000 विच इज नॉट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड। जब भी कोई रिजर्व हम डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते हैं तो उसको एज गुडविल ट्रीट करके उसका एडजस्टमेंट करना होता है। तो यहाँ पे न्यू पार्टनर का शेयर है 1/3 एंड ओल्ड पार्टनर सैक्रिफाइस 4:3 में ही है। सो बाय न्यू पार्टनर बाय एसएस करंट अकाउंट, टोटल गुडविल है 21, टोटल जनरल रिजर्व है 21,000, उसमें से श्रेय का शेयर है 1/3 विच इज 7,000 और 7,000 को सैक्रिफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 4:3। अब कैपिटल एडजस्टमेंट के लिए ओल्ड पार्टनर्स का बैलेंस कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे 52 - 4 is 48, 39 - 3 is 36, so 70, 84. Now न्यू पार्टनर का शेयर है 1/3, तो ओल्ड पार्टनर्स का कंबाइंड शेयर हो जाएगा 2/3। 2/3 शेयर के लिए ओल्ड पार्टनर्स का कैपिटल है 84, तो 1/3 के लिए न्यू पार्टनर कितना लाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमको अमाउंट आ जाएगा 42,000। सो बाय कैश 42,000। इसके बाद कैपिटल अकाउंट हम बैलेंस कर सकते हैं। सो टू बैलेंस कैरीड डाउन 48, 36 एंड 42। साथ साथ में यहाँ पे कैश और बैंक अकाउंट भी पूछा है। नाउ पहले से कैश एट बैंक का ओपनिंग बैलेंस है 15,000, सो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 15। देन टू एसेस कैपिटल 42,000 उसने कैपिटल लाया एंड टू प्रीमियम फॉर गुडविल 14,000 उसने गुडविल लाया। अकॉर्डिंगली बाय बैलेंस कैरीड डाउन 40, 50, 60, 69, 71। सो ये कंप्लीट हो गया क्वेश्चन 25। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन 26। एस स्टील लिमिटेड इशूड प्रोस्पेक्टस इनवाइटिंग 84,000 शेयर्स ऑफ 10 ईच, प्रीमियम 30%। उसमें एप्लीकेशन अलॉटमेंट में प्रीमियम इंक्लूडेड है, फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल दिया है। एप्लीकेशन रिसीव हुए 133 बट प्रो रेटा इज मेड टू 1,12,000 and money overpaid is used on allotment. Ajay holding 2,100 shares failed to pay allotment and first call and shares are forfeited. Sia holder of 3,360 shares failed to pay both calls and shares are forfeited. Out of forfeited 4,200 shares are reissued at 8.5 including all of Sia's shares और share issue expense दिया हुआ है। Okay. Now सबसे पहले इसमें एक क्वेश्चन पूछा है अमाउंट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट इन कैश। अब यहाँ पे टोटल हमको एप्लीकेशंस मिल रहे हैं 1,33,000 एप्लीकेशंस और प्रो रेटा अलॉटमेंट हो रहा है सिर्फ 1,12,000 एप्लीकेशंस पे। सो 1,12,000 विल बी अलॉटेड 84,000 शेयर्स एंड बाकी के जो बचते हैं 21,000 ये हो जाएगा रिजेक्ट। अब 1,12,000 को अगर 84 अलॉट हो रहे हैं तो डिफरेंस जो है वो एक्सेस मनी अलॉटमेंट में एडजस्ट होगा। तो एक्सेस 16 + 12 28,000 शेयर्स होते हैं। 28,000 एक्सेस एप्लीकेशंस इनटू एप्लीकेशन मनी है 3.5, तो शेयर होल्डर्स ने कितना एक्सेस पे किया है 98,000। अब allotment due, so there are 84,000 shares into allotment due, allotment money is 5.5 rupees, so 4,62,000। इसमें से ऑलरेडी एक्सेस मनी 98,000 एडजस्ट हो गया है, सो अब हमको मिलना चाहिए 3,64,000। बट अगेन देयर इज वन शेयर होल्डर हु इज नॉट पेइंग अलॉटमेंट मनी, अजय, और उसके पास 2,100 शेयर्स है, तो उसका वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा।
सो 1,12,000 एप्लीकेशंस पे हमने 84,000 शेयर्स अलॉट किए. ये शेयर होल्डर के पास 2,100 शेयर्स है, तो ही मस्ट हैव अप्लाइड फॉर एक्स. सो ये अप्लाइड शेयर्स आ जाते हैं 2,800 शेयर्स. सो इसके 700 शेयर्स एक्सेस है, into application money is 3.5, which comes to 2,450 rupees. ये शेयर होल्डर ने एक्सेस पे कर दिया है. अलॉटमेंट के टाइम पे 2,100 शेयर्स अलॉटेड इनटू अलॉटमेंट मनी 5.5, 11,550 अलॉटमेंट ड्यू है. इसमें से सब्ट्रैक्ट होगा एक्सेस मनी 2,450. सो 9,100 का कॉल्स इन अरियर्स होता है, जो यहां से हमको माइनस करना है. तो माइनस कॉल्स इन अरियर्स. सो 3,55,900. सो यहां पे माय मिस्टेक, 3,54,900. सो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन, ये ए पार्ट का आंसर. बी पार्ट, इन द एंट्री ऑफ फॉरफीचर अमाउंट क्रेडिटेड टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट विल बी. अब शेयर फॉरफीचर के टाइम फॉरफीचर की क्रेडिट साइड में हम वो अमाउंट लिखते हैं जो शेयर होल्डर ने ऑलरेडी पे कर दिया है. ये शेयर होल्डर ने अप्लाई किए थे 2,800 शेयर्स और उसने पे किया है सिर्फ एप्लीकेशन मनी. सो 2,800, ये मैं बी पार्ट का आंसर बता रहा हूँ. 2,800 शेयर्स अप्लाइड इनटू एप्लीकेशन मनी 3.5, तो दिस कम्स टू 9,800. सो ये हो जाएगा हमारा बी पार्ट का आंसर. इसका ऑप्शन है 2. नेक्स्ट, इन एंट्री ऑफ सीआर फॉरफीचर क्रेडिट टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट विल बी. अब सीआर ने पे किया है एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट. एप्लीकेशन है 3.5, अलॉटमेंट में प्रीमियम हटा के है 2.5. सो टोटल 6 रुपीज उसने पे कर दिया है और सीआर के पास 3,360 शेयर्स है. सो 3,360 शेयर्स into 6 rupees comes to 20,160. So C part का आंसर है फोर्थ ऑप्शन. नेक्स्ट, आफ्टर रीइश्यू ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स अमाउंट ट्रांसफर्ड टू कैपिटल रिजर्व. अब यहाँ पे हम सबसे पहले कितने शेयर्स रीइश्यू कर रहे हैं, तो 4,200, और इसमें बोला है कि सिया के सारे शेयर्स है. सो कैपिटल रिजर्व कैलकुलेट करते टाइम सिया का फुल फॉरफीचर अमाउंट लेना है 20,160. टोटल अगर 4,200 शेयर्स रीइश्यू करने हैं, 3,360 शेयर्स सिया से है, तो बाकी के शेयर्स जो है 840 शेयर्स वो हम अजय के लेंगे. अब अजय के 2,100 शेयर्स का फॉरफीचर हमको पता है 9,800. सो अगर 2,100 शेयर्स का फॉरफीचर 9,800 है, सो 840 शेयर्स का कितना होगा. सो दैट कम्स टू 3,920. वो यहाँ पे ऐड हो जाएगा 3,920 माइनस री इश्यू के टाइम का लॉस. री इश्यू के टाइम 4,200 शेयर्स 8.5 में री इश्यू हो रहे हैं, सो 1.5 रुपीज पर शेयर का लॉस है. तो 4,200 इंटू 1.5, 6,300. एंड 6,300 का लॉस, तो 17,780 का कैपिटल रिजर्व है. ये ऑप्शन फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा. नेक्स्ट, ई पार्ट, आफ्टर रीइश्यू ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स बैलेंस इन शेयर फॉरफीचर अकाउंट. अब अजय के फॉरफिटेड शेयर्स में से जो फॉरफीचर अमाउंट है 9,800, उसमें से हमने 3,920 यूज कर दिया. सो बैलेंस जो बचता है वही ई का आंसर हो जाएगा, फॉरफीचर का बैलेंस. सो दैट इज 9,800 माइनस 3,920 यूटिलाइज्ड.
So 5,820. So 880, my mistake. So ये ऑप्शन हो जाएगा थर्ड. नेक्स्ट, बैलेंस इन सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट. अब सिक्योरिटीज प्रीमियम जो है ये अलॉटमेंट में इंक्लूडेड है एंड अजय ने अलॉटमेंट पे नहीं किया, उसके अलावा बाकी शेयर होल्डर्स ने पे कर दिया है. सो फ्रॉम 84,000 शेयर्स अजय के 2100 शेयर्स हटा देने हैं और इनटू अलॉटमेंट मनी 3 comes to 2,45,700. इसके अलावा एक एडिशनल इंफॉर्मेशन दिया है क्वेश्चन के लास्ट में, शेयर इश्यू एक्सपेंसेस 20,000. तो इश्यू करते टाइम जो भी एक्सपेंस इनकर होते हैं उसके लिए सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व ही यूज होता है उनको राइट ऑफ करने के लिए. सो राइट ऑफ करने के बाद सिक्योरिटीज प्रीमियम में बचेगा 2,25,700. तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा 2. तो ये हुआ अपना 26th क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन 27. इन्वेंट्री 3 लाख एक्सक्लूडिंग लूज टूल्स 90,000, ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड पेएबल, प्रीपेड एक्सपेंस, गुडविल. करंट रेशियो विल बी. अब करंट रेशियो का फॉर्मूला हमें पता है, इट इज करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी. यहाँ पे इन्वेंट्री एक करंट एसेट है बट लूज टूल्स को एक्सक्लूड करके लेना होता है, तो वो ऑलरेडी एक्सक्लूडिंग लूज टूल्स है, सो हम इन्वेंट्री डायरेक्टली ले लेंगे. देन ट्रेड रिसीवेबल इज ऑल्सो अ करंट एसेट 1,10,000. ट्रेड पेएबल इज अ करंट लायबिलिटी, वो डिनोमिनेटर में ऐड होगा 1,80,000. प्रीपेड एक्सपेंस इज अ करंट एसेट, न्यूमरेटर में ऐड होगा 40,000. सो ये 4,50,000 डिवाइडेड बाय 1,80,000. That comes to 2.5:1. So option हो जाएगा B. Next, 28th question. A transaction involving decrease in debt equity and increase in current ratio. अब यहाँ पे एक एक ऑप्शन एनालाइज करते हैं. इश्यू ऑफ डिबेंचर्स अगेंस्ट परचेज ऑफ मशीनरी. जब हम डिबेंचर इश्यू करेंगे तो हमारा डेट जो है वह बढ़ जाएगा. अब डेट इक्विटी रेशियो का न्यूमरेटर होता है, न्यूमरेटर बढ़ रहा है तो रेशियो भी बढ़ जाएगा, बट हमको डिक्रीज इन डेट इक्विटी रेशियो चाहिए, तो ये ऑप्शन नहीं चलेगा. नेक्स्ट ऑप्शन, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स फॉर कैश. प्रेफरेंस शेयर्स जब रिडीम करते हैं इक्विटी का वैल्यू कम हो जाता है. डेट इक्विटी रेशियो में इक्विटी डिनोमिनेटर में है, डिनोमिनेटर अगर कम होता है तो रेशियो बढ़ जाता है, बट डेट इक्विटी रेशियो हमको डिक्रीज चाहिए, नहीं चलेगा. नेक्स्ट, इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स फॉर कैश. अब इक्विटी शेयर जब इश्यू करेंगे इक्विटी बढ़ जाएगा, डिनोमिनेटर बढ़ गया, रेशियो डिक्रीज हो जाएगा. तो ये सबसे पहला ऑप्शन है जो डेट इक्विटी रेशियो डिक्रीज कर रहा है एंड शेयर इश्यू करके हमको कैश भी मिलेगा, तो अकॉर्डिंगली करंट रेशियो भी इंक्रीज हो जाएगा करंट एसेट इंक्रीज होने की वजह से. तो इसका आंसर हो जाएगा सी, इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स फॉर कैश. नेक्स्ट, कैलकुलेट फिक्स्ड एसेट्स, शेयर कैपिटल, रिजर्व्स, करंट एसेट्स, प्रोप्राइटरी रेशियो. अब प्रोप्राइटरी रेशियो का फॉर्मूला होता है इक्विटी अपॉन टोटल एसेट्स. नाउ इक्विटी हम कैलकुलेट कर सकते हैं बिकॉज शेयर कैपिटल एंड रिजर्व्स हमारे पास दिया हुआ है. सो प्रोप्राइटरी रेशियो इज इक्विटी 7 + 3 इज 10 लाख अपॉन टोटल एसेट्स पता नहीं, सो टोटल एसेट्स हो जाएगा 10 लाख डिवाइडेड बाय 0.8. So this will come to 12,50,000. अब टोटल एसेट्स 12,50,000 है जिसमें से 1,50,000 करंट एसेट्स है, तो अकॉर्डिंगली फिक्स्ड एसेट्स क्वेश्चन में पूछा है. so 1250 माइनस 150 फिक्स्ड एसेट्स हो जाएंगे 11 लाख, जो है ऑप्शन बी. नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं. X Limited carried on mutual fund business, invested 20 lakh in shares and 8 lakh in debentures, received 1,20,000 dividend and interest. Cash flow from investing activity. अब सबसे पहले ये म्यूचुअल फंड का बिजनेस है, दूसरी कंपनीज में इन्वेस्ट करना और उस पर रिटर्न्स कमाना इनका डे टू डे ऑपरेटिंग एक्टिविटी है. सो ये जितना भी डिटेल्स दिया है ये सब ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आएगा और इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं दिया है.
सो अकॉर्डिंगली इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन नील। नेक्स्ट क्वेश्चन 30, while preparing cash flow statement where will you show cash withdrawn from bank? अब अगर आपने कैश फ्लो स्टेटमेंट का वीडियो देखा है तो उसमें हमने डिस्कस किया है कि कैश बैलेंस, बैंक बैलेंस, कैश, करंट इन्वेस्टमेंट्स और मार्केटेबल सिक्योरिटीज, ये चारों जो है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में इंक्लूड होते हैं। सो अगर कैश बैंक में डिपॉजिट किया या बैंक से विड्रॉ करके कैश लाया, दोनों भी सिचुएशन में वो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का ही पार्ट है, तो वो नो फ्लो हो जाता है। तो यही इसका ट्रीटमेंट है। हमको लॉजिक लिखना है कैश एंड बैंक both are part of cash and cash equivalent, accordingly it will be treated as no flow. Next, revenue from operation 8 lakh, inventory turnover ratio 5, gross profit ratio दिया है 25%, find closing inventory if closing inventory is 20,000 more than opening. अब यहाँ पे क्वेश्चन 30 का ऑप्शनल क्वेश्चन है ये। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो 25% दिया है एंड रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मतलब सेल्स 8 लाख है। सो 8 लाख का ही 25% ग्रॉस प्रॉफिट हो जाएगा 2 लाख एंड रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस ग्रॉस प्रॉफिट, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हो जाएगा 6 लाख। अब इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो 5 टाइम्स दिया हुआ है, तो दैट इज कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 6 लाख अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। सो यहाँ पे अपना एवरेज इन्वेंट्री कैलकुलेट हो जाएगा 1,20,000। अब क्लोजिंग इन्वेंट्री 20,000 मोर देन ओपनिंग, तो अगर हम अज्यूम करते हैं लेट ओपनिंग इन्वेंट्री बी एक्स, तो क्लोजिंग इन्वेंट्री हो जाएगा x प्लस 20। सो एवरेज इन्वेंट्री इज ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2। So 2,40,000 minus 20,000 is equal to 2x. x की वैल्यू हो जाएगी 1,10,000। ये है ओपनिंग इन्वेंट्री। क्वेश्चन में हमको कैलकुलेट करने के लिए बोला है रेवेन्यू, फाइंड द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री। सो ओपनिंग इन्वेंट्री एक बार आ गया तो क्लोजिंग इन्वेंट्री इज x प्लस 20, सो 1,10,000 प्लस 20, आंसर हो जाएगा 1,30,000 जो है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन 31। सो क्वेश्चन 31 में हमको बैलेंस शीट का हेडिंग एंड सब हेडिंग बताना है। सबसे पहले बैलेंस ऑफ स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल, ये रिजर्व्स एंड सरप्लस में रिकॉर्ड होगा। लोन पेएबल आफ्टर 3 इयर्स, ये लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स है। शॉर्ट टर्म डिपॉजिट पेएबल ऑन डिमांड, ये शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स है जो करंट लाइबिलिटी में आएगा। ट्रेडमार्क is non-current asset, उसके अंडर intangible। Then provision for warranties is a long-term provision जो non-current liabilities में आता है। और capital advances non-current assets में other loans and advances में आएगा। Question 32, common size profit and loss। अब common size P&L में common size का मतलब है एक common base, तो ट्रांजैक्शन जो P&L के ट्रांजैक्शंस है उसमें हर ट्रांजैक्शन को RFO से डिवाइड करके वो कॉमन बेस लिखना होता है। तो इसका मैं आपको सॉल्व करके दिखा देता हूं। एग्जाम में जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है आपको फुल फॉर्मेट बना के सारा इंफॉर्मेशन लिखना है और मिसिंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट करना है। सो RFO यहाँ पे दिया नहीं है प्रीवियस ईयर में, करंट ईयर में है 48 लाख। ये दोनों भी 100% ही होगा बिकॉज हर चीज RFO से ही डिवाइड हो रही है, तो RFO अपॉन RFO इज 100%। सो ये एक मिसिंग वैल्यू पता चल गया। उसके बाद अदर इनकम, अदर इनकम 16 लाख रुपीस दिया हुआ है, उसका करंट ईयर का वैल्यू नहीं पता, परसेंटेज नहीं पता, एंड टोटल आ जाता है 72 लाख एंड टोटल इज 140%। अब प्रीवियस ईयर में 16 लाख का अदर इनकम है जिसकी वजह से ये 140% हो जाता है। दैट मीन्स अदर इनकम का परसेंटेज 40% होगा। अब 16 लाख अगर 40% है तो 100% कितना होगा, तो वो हो जाएगा 40 लाख।
उसके बाद 40 प्लस 16 टोटल भी आ जाएगा 56 लाख। देन करंट ईयर में 48 लाख का RFO, टोटल इनकम 72, तो 72 माइनस 48, 14 लाख रुपीज, ये हो जाएगा अदर इनकम। सो 24 लाख रुपीज। सो यहाँ पे परसेंटेज में निकल जाएगा 24 लाख डिवाइडेड बाय 48 लाख, तो 50% एंड टोटल हो जाता है 150%। नेक्स्ट, टोटल इनकम के बाद एक्सपेंसेस में कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड है। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम दोनों साल का वैल्यू नहीं दिया है, बट दोनों साल का परसेंटेज दिया है 50 एंड 60। सो ये 50% RFO पे लगाना है। 40 लाख का 50% 20 लाख एंड 48 लाख का 60%, which comes to 28,80,000। देन कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम के बाद अदर एक्सपेंसेस। अदर एक्सपेंसेस यहाँ का वैल्यू दिया है 7,20,000 और प्रीवियस ईयर का परसेंटेज दिया है 5। अब प्रीवियस ईयर का 5% है, मतलब RFO पे 5% 2 लाख रुपीज, एंड यहाँ पे 7,20,000 डिवाइडेड बाय 48 लाख इंटू 100 आ जाएगा 15%। देन इसके बाद वापस टोटल्स। सो यहाँ पे हम टोटल निकाल सकते हैं 22 लाख, यहाँ पे भी निकाल सकते हैं 36 लाख, एंड परसेंटेजेस भी निकल जाएंगे। 22 अपॉन 40 इज 55%, 36 अपॉन 48 इज 75%। देन इसके बाद आएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स। सो टोटल इनकम 56 माइनस टोटल एक्सपेंस 22, सो 34 लाख प्रॉफिट बिफोर टैक्स। 72 माइनस 36, यहाँ पे 36 लाख। अब ये 34 अपॉन 40 85% एंड 36 अपॉन 48 तो 75%। तो ये हो गया हमारा कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ P&L। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन 33, कंप्यूट करंट लायबिलिटीज। अब करंट लायबिलिटीज निकालने के लिए वहां पे करंट रेशियो दिया है। अगर हमें करंट एसेट्स पता हो तो करंट लायबिलिटीज निकल जाएगा। सो क्वेश्चन 33, करंट रेशियो होता है करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटीज। करंट रेशियो का वैल्यू दिया है 1.8 अपॉन 1। करंट एसेट्स, अब इन्वेंट्री एक्सक्लूडिंग लूज टूल्स, तो लूज टूल हटा के है ऑलरेडी, डायरेक्टली इन्वेंट्री लेंगे करंट एसेट्स में। ट्रेड रिसीवेबल 1,60,000, देन कैश एट बैंक 30,000, तो ये सब करंट एसेट्स हो गए। करंट लायबिलिटी की वैल्यू हमको पता नहीं है, सो 330, 360। सो करंट लायबिलिटी हो जाएगा 3,60,000 डिवाइड बाय 1.8, which will come to 2 lakh। उसका ऑप्शनल क्वेश्चन, कैलकुलेट डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो। अब ऑप्शनल क्वेश्चन है, डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला ही नाम में है, डेट अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड। अब यहाँ पे 8% लॉन्ग टर्म डेट दिया हुआ है, सो वो हमारा सीधा डेट में इंक्लूड हो जाएगा, जो है 3,60,000। कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के लिए डेट हमारे पास है, साथ में हमें चाहिए इक्विटी, बट इक्विटी का कोई भी कंपोनेंट वहां पे दिया नहीं है। इसके लिए हम यूज करेंगे बैलेंस शीट का फॉर्मेट। तो बैलेंस शीट के बेसिक फॉर्मेट में इक्विटी, डेट, करंट लायबिलिटी ये लायबिलिटी साइड पे, एंड नॉन करंट एसेट्स एंड करंट एसेट्स एसेट साइड पे। अब यहाँ पे लॉन्ग टर्म डेट दिया है 3,60,000, टोटल डेट 4 लाख है, जिसमें ये लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म करंट लायबिलिटी दोनों आता है। 4 लाख में से लॉन्ग टर्म माइनस करेंगे तो शॉर्ट टर्म आ जाएगा 40,000। नॉन करंट एसेट्स है 9,60,000 और करंट एसेट्स है 2,80,000। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट अलग से लेने की जरूरत नहीं है, वो करंट एसेट्स का ही पार्ट है। तो यहाँ पे एसेट साइड में हमको बैलेंस शीट का टोटल मिल जाता है, जो है 12,40,000,
उसमें से ये 4 लाख माइनस करेंगे तो 8,40,000 हमारा इक्विटी है। अब ये समझने के लिए काफी इजी है, बट एग्जाम में इसको फॉर्मूला बेस शो करना पड़ता है। तो यहाँ पे मैं पहले इक्विटी लिख देता हूँ 8,40,000, बट इसको हमने कैलकुलेट कैसे किया? सो इक्विटी इज टोटल लायबिलिटीज माइनस टोटल डेट। टोटल डेट मतलब ये शॉर्ट टर्म एज वेल एज लॉन्ग टर्म। टोटल लायबिलिटीज हमने कैसे निकाली? तो नॉन करंट एसेट्स प्लस करंट एसेट्स माइनस टोटल डेट है 4 लाख, सो ये हो गया 8,40,000। सो हमारा डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो कम्स टू 0.3:1। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 34, कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। अब यहाँ पे कैश फ्लो स्टेटमेंट के क्वेश्चन में हमेशा हम पहले एडजस्टमेंट ही पढ़ते हैं। तो piece of machinery costing 50,000 on which depreciation 20,000 had been charged was sold for 10,000 and depreciation provided 18. Income tax 23,000 was paid and dividend paid during the year. So सिर्फ ऑपरेटिंग एक्टिविटी पूछा है, इसलिए ज्यादा वर्किंग नोट बनाने की जरूरत नहीं है। हम लोग सिर्फ ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का फॉर्मेट बनाएंगे। ये है क्वेश्चन 34, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। यहाँ पे शुरुआत होती है सबसे पहले नेट प्रॉफिट से प्लस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस नॉन ऑपरेटिंग इनकम। इससे आता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस प्लस increase in current liability, decrease in current asset minus decrease in current liability, increase in current asset। इससे आ जाएगा कैश फ्रॉम ऑपरेशंस माइनस टैक्स। ओके, नाउ सबसे पहला इंफॉर्मेशन दिया है सरप्लस या P&L एंड प्रीवियस ईयर का 89, करंट ईयर का 71। सो ये 18,000 से रिड्यूस हो रहा है। सो अकॉर्डिंगली 18,000 अपना नेगेटिव है लॉस। देन इन्वेंट्री एक करंट एसेट है, 4,000 से 12,000 इंक्रीज हो रहा है। सो इन्वेंट्री का इंक्रीज 8,000 माइनस हो जाएगा। ट्रेड रिसीवेबल 45 से 58 इंक्रीज हो रहा है 13,000 से। सो ट्रेड रिसीवेबल 13,000 माइनस। देन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस 10 से 14 इंक्रीज हो रहा है, तो करंट लायबिलिटी इंक्रीज हो रहा है तो ऐड 4,600। गुडविल 27 से 57 इंक्रीज हो रहा है। जब गुडविल इंक्रीज होता है, ये परचेज ऑफ गुडविल है, ये रिकॉर्ड होता है इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में। रिड्यूस अगर होता तो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस में अमोर्टाइजेशन आता। देन कैश इन हैंड का यहाँ पे यूज नहीं है। मशीनरी, अब पीस ऑफ मशीनरी कॉस्टिंग 50, डेप्रिसिएशन 20। अब 50 माइनस 20, मशीनरी का बुक वैल्यू 30,000 है, जबकि वो सेल हो रही है सिर्फ 10,000। सो लॉस ऑन मशीनरी 30,000 का मशीन 10 में सेल हुआ तो 20,000 का लॉस हो गया। उसके अलावा डेप्रिसिएशन चार्ज ड्यूरिंग द ईयर, ये भी एक नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है। देन इनकम टैक्स 23,000 वाज पेड, तो यहाँ पे 23,000 का टैक्स माइनस होगा। एंड डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द ईयर 36, ये ऐड हो जाता है नेट प्रॉफिट में। अकॉर्डिंगली यहाँ पे प्रोविजन फॉर टैक्स के दो ट्रीटमेंट, एक तो टैक्स पेड माइनस होगा एंड टैक्स प्रोविजन क्रिएटेड यहाँ पे ऐड। सो 18 प्लस 23 कम्स टू 41। सो नेट प्रॉफिट 41 प्लस 38, so 79,000 and 13 plus 8 is 21, so
comes to 62,600 minus tax paid is 23, so final answer है 39,600. so ये हो गया हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट का क्वेश्चन. यहाँ पे हमारा सेकेंड सैंपल क्वेश्चन पेपर कंप्लीट होता है. आगे और हम सैंपल पेपर के ऐसे सॉल्यूशन लाते रहेंगे, तो चैनल से जुड़े रहने के लिए उसको फॉलो करें और हर अपडेट के साथ जुड़े रहें. मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहें.